हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आपने बिस्मिल्लाह खान जी का नाम सुना है? ओके, अगर नहीं भी सुना है तो आज हम आपको इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं जो बहुत ही फेमस मशहूर म्यूजिशियंस की हैं। इनके हाथ में आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी देख सकते हैं जो इनके स्पेशलिस्ट थे। तो चलिए हम इनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर जो है वो है उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया जी की, जो फ्लूट प्लेयर हैं। देन असद अली खान, वीणा प्लेयर। बी रंजनी एंड बी गायत्री, वायलिन प्लेयर। जाकिर हुसैन, तबला प्लेयर। अमजद अली खान, सरोद प्लेयर। पंडित राम नारायण, सारंगी प्लेयर। पंडित रविशंकर, सितार प्लेयर। और लास्ट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ये हैं शहनाई प्लेयर। तो इनका शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा, ये कैसे फेमस हुई, पहले इसे बैन कर दिया गया, फिर से चलन में लाया गया, फिर कैसे इसे अलग अलग रॉयल्टी प्लेसेस पर टेम्पल्स में बजाया जाने लगा, और कैसे बिस्मिल्लाह खान जी का इंटरेस्ट जो है वो शहनाई बजाने के लिए आगे बढ़ा, और कैसे उन्होंने डिफरेंट अवार्ड्स और ख्याति हासिल करी, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एम्परर औरंगजेब बैंड द एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. औरंगजेब एम्परर ने पुंगी नाम के इंस्ट्रूमेंट को रॉयल रेसिडेंस में बंद कर दिया था, क्योंकि इसका जो साउंड था बहुत ही श्रिल, मतलब चुभने वाला था, और अनप्लीजेंट, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनसे अच्छी आवाज नहीं आती थी और जिनको बजाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती थी, उन सब को एक जेनरिक नेम, मतलब इस क्लास वाले, इस टाइप से बजने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहा जाने लगा? पुंगी कहा जाने लगा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ को लगता था कि कुछ सालों बाद ये फिर से चलन में आ जाएगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो एक बार्बर था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करता था, और उसको रॉयल पैलेस में जाने का एक्सेस भी था, मतलब कि मंजूरी भी थी। उसने डिसाइड किया कि वो इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, मतलब जो आवाज आने वाली जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करेगा। ही चोज जो है वो सेकेंड फॉर्म है चूज करने का। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो उसने एक स्टेम लिया जो कि हॉलो, मतलब अंदर से खोखला था, लॉन्गर और ब्रॉडर, लंबा और चौड़ा था पुंगी से, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और इस पाइप के बॉडी पर उसने 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब इस पर बजाया जाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। तो जब इसे होल्स को बंद करते हुए खोलते हुए बजाया जाता था, तो इससे एक मेलोडियस मेलोडियस यानी मधुर ध्वनि प्रोड्यूस होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो जितने भी शाही घराने के सामने बजाया और सभी लोग उससे इम्प्रेस्ड हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से ये इंस्ट्रूमेंट बहुत डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो इसको एक नया नेम देने की भी जरूरत थी। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर,
तो सबसे पहले क्योंकि इसे शाह के चैम्बर में बजाया गया था, मतलब शाह की सभा में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, क्योंकि इसे एक बार्बर के द्वारा मतलब नाई के द्वारा बजाया गया था। तो शाह और नाई को मिला के इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो बन गया शहनाई। तो आपको पता चला कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो पुंगी से शहनाई पड़ गया था। यहाँ पर दोनों की पिक्चर भी आपको दिखाई गई है, जिससे आप दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। चलिए सेकंड पर आ जाते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो साउंड था शहनाई का, इसे कैसा कंसीडर किया जाने लगा, कैसा माना जाने लगा कि ये बहुत ऑस्पिशियस है, मतलब ये एक अच्छे भविष्य को, अच्छे भाग्य को दर्शाता है। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, अभी भी इसे मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और अगर आप उत्तर भारत की किसी भी शादी में चले जाएं तो यह सबसे पहला काम होता है जिसे शादी शुरू करने के पहले करवाया जाता है, मतलब शहनाई बजाना। इन द पास्ट, भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो जो शाही सभा थी वहां पर जो मेन 9 इंस्ट्रूमेंट पाए जाते थे, उसके ऑन्सेम्बल यानी ग्रुप, ठीक है, उसके जो ट्रेडिशनल ग्रुप थे उसमें से शहनाई को रखा जाने लगा। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन अब इसे सिर्फ और सिर्फ मंदिरों और शादियों में यूज किया जाता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और क्लासिकल स्टेज पर लाने के लिए, इसे इतनी ख्याति, इतना फेमस करने के लिए जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है। बिहार का जो दुमराव है, यहाँ से जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो बिलोंग करते थे। जब वो 5 साल के थे तो वो एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो यहाँ से उनकी जर्नी शहनाई वादक के रूप में, एक क्लासिकल शहनाई प्लेयर की तरह वो कैसे फेमस हुए, यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। तो वो रेगुलरली एक जगह जाते थे, कहाँ जाते थे? बिहारी जी के मंदिर में। क्या करने के लिए? टू सिंग द भोजपुरी चैता, ठीक है, भोजपुरी चैता एक भजन का नाम है जिसे वो गाने जाते थे। और इसे गाने के बाद उन्हें एक प्राइज दिया जाता था वहां के लोकल महाराज के द्वारा। और वो प्राइज क्या होता था? अ बिग लड्डू, एक बहुत बड़ा लड्डू जिसका वजन होता था 1.25 kg। दिस हैपेंड 80 years ago। ये कब हुआ था? 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय, ये जो छोटा सा बच्चा था, हैज ट्रेवल्ड फार, बहुत दूर तक इसने अपनी यात्रा की है। इसलिए अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इसकी यात्रा जो थी उस बिहारी जी टेम्पल से कहाँ तक की थी? भारत रत्न लेने तक की। जी हाँ। तो कैसे उन्होंने शहनाई को सीखा, कौन थे जिससे उन्होंने इंस्पिरेशन लिया, और कैसे उनकी ये जर्नी इतनी सक्सेसफुल हुई, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को। और वो बिहार की बहुत ही जानी मानी म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर कौन थे? रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा की सभा के वो शहनाई नवाज थे, वहां वे शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पापा का नाम क्या था? पैगंबर बख्श। एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब
हमारे पिताजी की तरफ के जो भी पूर्वज होते हैं उन्हें पैटर्नल एंसेस्टर्स कहा जाता है, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब उनका पूरा ही जो परिवार था वो एक बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर था। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब उनके खून में ही, उनके रग रग में म्यूजिक थी। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, जब उनकी मम्मी उनको उनके मामा के घर बनारस ले गई। अभी बनारस को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खान जो थे वो मोहित हो गए थे। फैसिनेटेड यानी मोहित हो जाना। वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, उनके अंकल, उनके जो मामा जी थे, वो उनसे बहुत ज्यादा मोहित हो गए थे जब वो शहनाई बजा रहे थे। किस एज में? जब वो 3 इयर्स के थे। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीइंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। अब देखिए, जो अली बख्श थे, बिस्मिल्लाह खान जी के जो अंकल थे, मामा, उनकी एम्प्लॉय, वो उनकी जॉब कहाँ पर थी? वो कहाँ पर एक कर्मचारी थे? विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में वो एक एम्प्लॉय थे और उनका काम क्या था? शहनाई बजाना। तो बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो उनको अकम्पनी करने लगे। अकम्पनी करने लगे मतलब उनके साथ साथ वो जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, ठीक है, वो घंटों तक उनके साथ बैठकर और उनको शहनाई बजाते हुए देखते रहते थे, जो उनको बहुत ही आकर्षित करता था। Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. तो धीरे धीरे उन्होंने भी इन इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का लेसन, सबक लेना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो दिन भर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude। तो इन वर्ड्स पे मैंने इतना स्ट्रेस क्यों दिया है? यहाँ पर apprentices का मीनिंग है शिक्षु। शिक्षु यानी क्या होता है बच्चों? शिक्षा लेने वाला। हॉन्ट्स, हॉन्ट्स यानी कोई एक बसेरा बन जाता है, अड्डा बन जाता है। और सॉलिट्यूड यानी कि अकेलापन। सॉलिट्यूड क्या होता है? अकेलापन। तो ये जो 3 जगहों के नाम दिए हैं, कौन कौन से? टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया और बैंक ऑफ गंगा, मतलब गंगा नदी का जो किनारा था। ये क्या बन गया था? जो यंग थे, जो नए नए बच्चे थे, जो नए नए शिक्षु थे, शिक्षा लेने वाले थे, उनका सबसे फेवरेट हॉन्ट, सबसे फेवरेट अड्डा बन गया था। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहां वो अकेले बैठ के घंटों तक प्रैक्टिस कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। तो जो गंगा का फ्लोइंग वाटर था, फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, वो इंस्पायर करता था, उनको प्रेरणा देता था टू इम्प्रोवाइज, ठीक है ना, अपनी शहनाई की प्रैक्टिस को और इम्प्रोवाइज, और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। एंड इन्वेंट रागाज, ठीक है ना, रागाज इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में राग बोलेंगे। और वो नई नई राग इन्वेंट करते थे that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई, ठीक है, जिन्हें पहले ऐसा माना जाता था कि ये शहनाई की जो रेंज है, शहनाई की जो एक लिमिट है, उससे भी बियॉन्ड है, परे है। अब जब वो 14 साल के हो गए थे, एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो कहाँ गए अपने अंकल के साथ? अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, रेसिटल यानी कि वादन, जब उनके वादन का आखिरी पड़ाव था, उस्ताद फैयज खान पैटेड, पैटेड यानी शाबाशी देना, द यंग बॉयज बैक एंड सेड, मतलब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड,
मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और हाँ तुम जरूर कामयाब होगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, ये जो बिस्मिल्लाह खान जी का था सबसे बड़ा ब्रेक था, मतलब कि उपलब्धि कामयाबी उन्हें हासिल हुई वो यहीं से हुई। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ऑफन यानी क्या होता है, बार बार, ठीक है। तो वो जो थे वो रेडियो पर सबसे ज्यादा बार बार सुने जाने वाले क्या बन गए थे, शहनाई वादक बन गए थे। चलिए, तो यहाँ से इनकी पहली उपलब्धि शुरू हो गई थी, इनका पहला जो अचीवमेंट है वो शुरू हुआ। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को 1947 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अपनी शहनाई से ग्रीट किया, मतलब अभिवादन किया। ही पोर्ड, उन्होंने सब कुछ उड़ेल दिया, हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी, उन्होंने जब राग काफी गाई तो पूरे दिल से उन्होंने गाई थी। फ्रॉम द रेड फोर्ट यानी लाल किले से, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो ऑडियंस वहां सुन रही थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर, जो बाद में उन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर विदेश में भी उन्होंने बहुत ही मेमोरेबल मतलब याद रखे जाने वाले परफॉर्मेंस दिए थे। His first trip abroad was to अफगानिस्तान। तो पहली जो उनकी विदेशी यात्रा थी वो अफगानिस्तान में थी। Where King जहीर शाह, राजा जहीर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। ओके, अब यहाँ पर देखिए, maestro का मीनिंग है कलाकार। क्या है, कलाकार। तो उन्होंने, जो ये कलाकार थे बिस्मिल्लाह खान जी जो थे, उन्हें क्या गिफ्ट में दिया, प्राइजलेस पर्शियन कारपेट्स, मतलब बहुत ही मूल्यवान पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर्स क्या होते हैं कि जो भी जगह की जो भी चीजें फेमस होती हैं, ठीक है ना, उस जगह की या उधर का कोई पर्सन या जो भी चीजें फेमस होती हैं उसकी याद में कुछ भी जो स्मारक दी जाती है उसे सोवेनियर्स कहा जाता है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। तो जो अफगानिस्तान के किंग थे वो अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह जी की म्यूजिक से फैसिनेटेड थे, मतलब कि मुग्ध थे, मोहित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। तो जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी बिस्मिल्लाह खान जी के शहनाई प्लेइंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे, और उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम भी दिया था गूंज उठी शहनाई। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो कितने फेमस थे। अब अगर बात की जाए फिल्म इंडस्ट्री की, तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज्यादा बिस्मिल्लाह खान जी ने जो है वो इनपुट नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था, आई जस्ट can't come to terms with the artificially and glamour of the film world। ठीक है ना, वो उनको मतलब कि जो फिल्म वर्ल्ड का ग्लैमर था, जो आर्टिफिशियलिटी थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो सिर्फ और सिर्फ जो था, दो ही मूवी थी, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ा वेंचर थी सनाधि अपन्ना। बस इन दोनों में ही बिस्मिल्लाह खान जी ने अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। ठीक है, इनके हिस्से में बहुत सारे अवार्ड्स और
रिकॉग्निशन मतलब कि इन्हें बहुत सारी चीजों से जाना जाने लगा था। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। तो ये सबसे पहले भारतीय थे जिनको यहाँ पर बुलाया गया था परफॉर्मेंस देने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। तो ये दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए जहां पर बिस्मिल्लाह खान जी ने हिस्सा लिया था। So well known did he become internationally। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें बहुत ज्यादा जाना जाने लगा था। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया, तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी इंडियन maestro के लिए। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कॉन्फर्ड मतलब कि इनके नाम पर ये दिए जाने लगे थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, that is द भारत रत्न। जी हाँ, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट किसी के लिए भी होता है जब उसे भारत रत्न दिया जाता है। विद द कोवेटेड, कोवेटेड मतलब कि सबसे ज्यादा चाहने वाला अवार्ड, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ये मिलने पर उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये जो है ये हिंदुस्तान का सबसे अमूल्य ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूजिक। यहाँ वेस्ट से मतलब है जो भी पश्चिमी सभ्यता है, जो भी विदेशी हैं, वो भी अब हमारे म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर से जरूर सिखाना चाहिए। इन इंस्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए इनका यहाँ पर अपने देश से प्रेम, कैसे वो अपनी सभ्यता को, अपने ट्रेडिशन को बचा कर रखना चाहते थे, वो कैसे अपने हिंदुस्तान को प्यार करते करते थे। और यहाँ पर एक धर्म की बात भी बताई गई है कि कैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए भी उन्होंने हमारी इंडियन ट्रेडिशन को कैसे आगे बढ़ाया, ये यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फंडली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फंड ऑफ बनारस। वो सिर्फ और सिर्फ बनारस को बहुत ज्यादा चाहते थे। एंड दुमराव, and they remain for him the most wonderful towns of the world। और वही उनके लिए दुनिया के सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे प्यारे टाउन बनकर रह गए। A student of his once wanted him to had a शहनाई स्कूल in the USA। एक उनका स्टूडेंट था जो यूएसए में शहनाई स्कूल बनवाना चाहता था। इवन उसने इतना भी प्रॉमिस किया कि वो बनारस जैसा एटमॉस्फेयर वहां पर रिक्रिएट करने की कोशिश करेगा और वहां के टेम्पल्स को रेप्लिका वहां पर करेगा, मतलब वहां के टेम्पल जैसे ही टेम्पल वहां पर बनवा देगा, जिससे बिस्मिल्लाह खान जी को यूएसए में उस स्कूल में बनारस जैसी फीलिंग आए। बट खान साहब आस्क्ड हिम, उन्होंने पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो रिवर गंगा को भी वहां पर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, वहां ले जा पाएगा। लेटर, बाद में, ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड, उनको ये बोलने पर जाना गया, दैट इज वाई whenever I am in foreign country, इसलिए जब भी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव, मैं सिर्फ और सिर्फ दुमराव का जो यूनिक मठा है, जो सबसे अलग मठा है, मैं उसे मिस करता हूँ। इससे पता चलता है कि वो अपनी जड़ों से, अपने गांव से कितना जुड़े हुए थे और उसे कितना प्यार करते थे।
Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये इनकी इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि उनकी जो लाइफ थी वो किस तरीके से कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया का था उससे परिपूर्ण थी. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 अगस्त 2006. 21 अगस्त 2006 को हमारे देश से ये इतना बड़ा सितारा चला गया एट द एज ऑफ 90. तब उनकी उम्र क्या थी? 90 थी. आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, और इन्हें बहुत लंबी बीमारी थी, उसके बाद ही इनका निधन हुआ. ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें उस राज्य का फ्यूनरल दिया गया. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और एक दिन का राष्ट्रीय शोक हमारी सरकार ने उस दिन घोषित किया था. तो देखिए कैसे बिस्मिल्लाह खान जी का डिवोशन हमारे देश के लिए, हमारे उनके अचीवमेंट्स के लिए और हमारे देश को, उसके कल्चरल हेरिटेज को और आगे बढ़ाने में कैसे ये हेल्पफुल रहा और कैसे इन देश का नाम रोशन किया और कितने लोगों को इंस्पायर करके वो गए. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. जितने भी यहाँ पर न्यू वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स भी मैंने क्लियर किए हैं, और ये जहाँ भी मैंने स्ट्रेस देकर आपको पढ़ाया है, जो जिन वर्ड्स को, जिन लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया है, वो आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी हेल्प करेंगे. तो आपको मेरे चैप्टर्स कैसे समझ में आ रहे हैं और आपको किन चैप्टर्स का पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा. थैंक यू. और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. आपके और भी जो दोस्त हैं जिन्हें इस चैप्टर की ज़रूरत है, आप उनके साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.